जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। आज की क्लास में हम समझेंगे ट्रांस हिमालय की चर्चा करेंगे। आज की क्लास में ट्रांस हिमालय कैसे बना, क्या हुआ है। हिमालय की सारी चर्चाएं मैंने पिछली क्लास में कर दी थी कि कैसे इसका निर्माण हुआ है, कैसे क्या हुआ है। जो भी बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जा करके देख लें। आज हम एक एक करके हिमालयों को पढ़ेंगे। देखिए क्या है पहला, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय देखिए क्या है। ट्रांस हिमालय बालक किसको कहते हैं? हमारा ट्रांस हिमालय जो बना है वो हमारा जो वृहत हिमालय है, जिसको हम बृहत हिमालय कहते हैं, उसके क्या है, उसके उत्तर में है। किधर है? उसके उत्तर में स्थित है। पहले तो बृहत हिमालय मैंने चारों श्रेणियों की मैंने पिछली क्लास में चर्चा कर दी थी। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो क्लास जा करके देख लें, जिससे कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब उसके बाद ये क्लास देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, वहाँ से भी जा करके आप देख सकते हैं। देखिए तो क्या है ट्रांस हिमालय। पहला पॉइंट इसका बनता है कि ट्रांस हिमालय कहाँ पर है? बृहत हिमालय जो हमारा ट्रांस हिमालय, इसको पार हिमालय की भी संज्ञा दी जाती है। क्या कहते हैं? पार हिमालय भी कहते हैं इसको, ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। ये सारी घटनाएं इसको टेथिस हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेथिस हिमालय भी की संज्ञा इसको दी जाती है। तो ये इसके नाम है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कभी अगर एग्ज़ाम में आ जाए ट्रांस हिमालय, टेथिस हिमालय या कुछ भी पूछ ले तो उसको आपको ध्यान में रखना है। या पार हिमालय दे दे तो उसको आपको समझना है कि किसकी बात कर रहा है। ये बृहत हिमालय के उत्तर में स्थित वाले हिमालय की, मतलब कि इस हिमालय की बात कर रहा है। देखिए तो पहला इसका पॉइंट अगर मैं बात करूं कि पहला पॉइंट आखिर इसका हम क्या लिखेंगे, तो ये हमारा क्या है, बृहत हिमालय के उत्तर में स्थित है। बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है या है, लिख लेंगे आप। पहला पॉइंट ये हो गया आपका। अगर मैं इसको कब बात करूं कि ये हमारा क्या है, एक ठंडा मरुस्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? ठंडा मरुस्थल कहलाता है। ध्यान से देखिए क्यों कहलाता है, इसकी भी बात अभी हम करेंगे। तो इसको पहले लिखेंगे आप। इसको क्या कहते हैं? ठंडा मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठंडा देखिए अब देखिए ठंडा मरुस्थल, आखिर ठंडा मरुस्थल ही क्यों है? ये ठंडा मरुस्थल इसलिए है, यहाँ पर जो हमारी पवनें होती हैं, जो हवा होती है, जो वायु होती है, वो क्या होती है, उसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ तक वायुओं की, मतलब पवनों की जो हवाएं होती हैं, जो हमारी हवाएं होती हैं, यहाँ तक पहुँचते ये क्या हो जाती है, यहाँ पर क्या होता है, तापमान बहुत कम होता है। तापमान बहुत कम होने के कारण क्या होती है, पवनों की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पर वर्षा के बजाय वर्ष के रूप में, वर्षा जैसे वर्षा आप कहते हैं, हर जगह बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हिम आपको देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर आपको कुछ बर्फ़ पड़ती हुई देखने को मिलती है। क्या होते हैं? हिम के रूप में होती है। वर्षा क्या होती है? यहाँ पर हिम के रूप में होती है। लिखेंगे आप वर्षा यहाँ हिम के रूप में होती है। क्यों होती है बालक? मैंने आपको बताया कम। यहाँ पर क्या है, जो भी हमारी वायु हैं, फिर से समझ लीजिए, जो भी हमारी वायु हैं उसकी क्या होती है, उसकी तापमान वहाँ पर कम होने के कारण क्या होता है, आर्द्रता ग्रहण करने की, वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिससे कि यहाँ पर वर्षा किसके रूप में होना शुरू हो जाती है, हिम के रूप में शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कपास टाइप में एक प्रकार की वर्षा होती है, मतलब कि वो कपास टाइप में वर्षा पड़ी रहती है। तो ये क्षेत्र में आप लद्दाख वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर आपको खूब ढेर सारी क्या सफ़ेदी एकदम देखने को पड़ेगी। वो क्या होती है, एकदम आप उसको, उसमें बहुत प्यारा लगता है देखने में, काफ़ी सुंदर लगता है। वहाँ पर आप जाएंगे देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलती है। तो किस रूप में वर्षा होती है इसकी? हिम के रूप में वर्षा होती है। यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब मैं अगर इनकी श्रेणियों की बात करूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए श्रेणी में अगर मैं बात करूँ
तो बृहद हिमालय के उत्तर में जो हमारी क्या है, उत्तर में हमारा ट्रांस हिमालय स्थित है। तो कुछ आपका मैप इस प्रकार से बनेगा बालक। मैं केवल लद्दाख वाला भाग मैं यहाँ पर बना रहा हूँ मैप का। ये क्या हो गया आपका, ये आपको मैप आपको ऊपर वाला उत्तरी भाग भारत का देखने को मिलता है, इस प्रकार से देखने को मिलता है, जिसमें आपको पहले आपको देखने को मिलेगी इसी ट्रांस हिमालय में हमारी ये ऐसे मैं बताता हूँ, ये किसको बताता है, ये किसको दर्शाता है, ये चिन्ह किसको दर्शाता है, पर्वतों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बालक, पर्वतों को दर्शाता है। पर्वतों को, तो कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अगर ऐसे कहीं पर बना है तो ये किसको दर्शाएगा, पर्वत को दर्शाएगा, जिससे कि मैं यहाँ पर क्या बना दिया हूँ, ये पर्वत है। क्या है, ये हमारी पर्वतीय श्रेणी है, जो कि हमारा ट्रांस हिमालय में हमको ये देखने को मिलेगा। अब देखिए पर्वत में ये हमारी जो पहली, अगर हम इधर से जाना शुरू करेंगे, अगर हम उधर से आना शुरू करते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर, उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर हमें देखने को मिलेगी पहली जो श्रेणी है, जो भी हमारी ट्रांस हिमालय की पहली जो पर्वत की श्रेणी है, उसको कहते हैं काराकोरम श्रेणी। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम पर्वत या काराकोरम श्रेणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी या काराकोरम पर्वत के भी नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर आपको इसको कृष्णगिरी रेंज भी कह देते हैं। ध्यान रखना, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका दूसरा नाम है कृष्णगिरी रेंज के भी नाम से ये जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, कृष्णगिरी रेंज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए काराकोरम की, अब हम आ गए हैं, तो काराकोरम में एक चीज़ और हम समझ लें, केटू आपकी जो पर्वत है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आपको यही पर्वत में, यही आपको ट्रांस हिमालय में आपको देखने को मिलेगी। जो काराकोरम पर्वत की श्रेणी है उसी में देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, केटू। लिख लेंगे आप केटू, जिसको आप गॉडविन ऑस्टिन भी नाम दिया जाता है। केटू क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। लिख लेंगे आप, केटू को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, भारत की सर्वोच्च शिखर है। क्या है ये, भारत की सर्वोच्च शिखर है। लिखेंगे आप, भारत की सर्वोच्च शिखर है। क्या है, शिखर है। केटू आपकी क्या हो जाती है, भारत की सर्वोच्च शिखर है, जो कि आपको किस श्रेणी में देखने को मिलेगी, किस हिमालय की श्रेणी में देखने को मिलेगी, ट्रांस हिमालय की श्रेणी में, जिसमें आपका काराकोरम है, उसी श्रेणी में आपको केटू देखने को मिलती है। क्या है, केटू देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ ट्रांस हिमालय, सबसे अभी मैंने बताया कि सबसे ठंडा है, और सबसे ठंडा भी बता दिया, और इसको बिंजु सिंधु गार्ज भी इसको देखने को यहाँ पर मिलता है। बिंजु सिंधु गार्ज भी यहाँ स्थित है, जो कि सबसे गहरा गार्ज है। इसका काराकोरम का सबसे गहरा गार्ज जो है उसका नाम है बिंजु सिंधु गार्ज। इसी में आपको देखने को मिलेगा बिंजु सिंधु गार्ज, जो कि सिंधु घाटी, जहाँ से हमारी सिंधु नदी आपको जाती है, जहाँ पर आपको सिंधु नदी कुछ इस प्रकार से बहती हुई देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो आपको गार्ज मतलब गढ़ा टाइप में, मैंने बताया था गार्ज क्या होता है, जो भी नहीं देखे हैं पिछली क्लास जा करके नीचे देख लें, वो गार्ज मैंने समझाया है। गढ़ा टाइप में मतलब गार्ज इस जो है उसको क्या कहते हैं, सिंधु गार्ज के भी नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ की सबसे गहरा गार्ज है। क्या है, गहरा गार्ज है। इसको याद रखेंगे, इसको बिंजु सिंधु गार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंजु सिंधु गार्ज भी कहते हैं, जो कि किसके द्वारा बनाई गई है, सिंधु नदी के द्वारा, इंडस रिवर के द्वारा ये गार्ज बनाई गई है। लिखेंगे वहाँ पर सिंधु गार्ज भी यहाँ पर हमको क्या होता है, देखने को मिलता है। लिख लेंगे, काराकोरम आपको क्या है, सर्वोच्च इसकी शिखर है।
अब देखिए बालक क्या होता है, अगर मैं काराकोरम की बात करूं तो काराकोरम हमको किससे किससे जोड़ता है, काराकोरम दर्रा यहीं पर हम समझ लेते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, भारत को चाइना से जोड़ता है, और भारत को जो लद्दाख है, लद्दाख को किससे जोड़ता है, तिब्बत कि तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। किससे जोड़ने का कार्य करता है, भारत का जो हमारा लद्दाख है उसका, और चीन का जो हमारा तिब्बत का है उसको क्या करता है, ये हमारा काराकोरम दर्रा जिसे कहते हैं वो क्या करता है, दोनों को जोड़ता है। तो यहां पर लिखेंगे भारत और चीन, भारत और चीन, चीन को जोड़ता है, भारत का लद्दाख, लद्दाख और चीन का तिब्बत क्या करता है, भारत का लद्दाख और चीन का तिब्बत का ये दर्रा क्या करता है, काराकोरम दर्रा जोड़ता है। इतनी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना मैं पढ़ा दिया हूँ। अब देखिए अगर मैं आगे बात करूँ कि अगर मैं इसके आगे मैं बताऊँ आपको, एक मिनट थोड़ा मैं इसमें इंक डाल लूँ। देखिए इसको वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। अब समझिए इसको वृष्टि छाया क्षेत्र क्यों कहा जाता है बालक, कभी कभी इसको एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि हिमालय का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है उसको किस श्रेणी को या किस पर्वत को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए शैडो रेन जिसको आप कहते हैं शैडो रेन, शैडो रेन या रेन शैडो, शैडो रेन भी इसको क्या कहते हैं, कहा जाता है। अब देखिए शैडो रेन वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र आखिर इसको क्यों कहा जाता है। देखिए हमारा जो हिमालय है बालक, जो हमारा वृहद हिमालय है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से समझेंगे। हमारा कुछ बृहद हिमालय इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। मान लीजिए ये बृहद हिमालय है और उसके नीचे क्या है हमको देखने को मिलता है, इधर मान लीजिए उत्तर का भाग है और ये दक्षिण का भाग है, जिसमें इधर आपको मध्य हिमालय भी देखने को मिलेगा, मध्य हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय देखने को मिलेगा, मतलब इधर भारत देखने को मिलेगा, भारत की तरफ आते हैं, और इधर क्या देखने को आते हैं, चीन की तरफ इधर जाते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं। तो हमारा ये क्या है, ट्रांस हिमालय है, और ये हमारी जो है हिमाचल या हिमाद्री के नाम से इसको जानते हैं, मतलब ये वाला जो हमारे वृहद हिमालय है, जो हमारा ये वृहद हिमालय जो है। अब देखिए इसको वृष्टि छाया क्षेत्र ही क्यों कहा जाता है। मान लीजिए इधर से वर्षा हुई तो इसको क्या करती है, मान लीजिए इधर से कोई चीज़ है, इधर से वर्षा हुई तो ये क्या होती है कि इधर पहुँचते पहुँचते यहाँ पर ये पर्वत में बहुत कम मात्रा में क्या हो पाती है, वर्षा देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, बहुत कम मात्रा में यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है, जिससे कि इसको क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए अगर इधर से आप कोई टॉर्च से रोशनी मारेंगे, एक मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ, मान लीजिए अगर आप इधर से कोई टॉर्च की रोशनी मारेंगे तो सबसे हमारा ये जो वृहद हिमालय है ये हमको क्या कर देगा, इधर रोशनी नहीं आने देगा। क्या करने देगा, ट्रांस हिमालय में अगर हम खड़े हैं तो हमको रोशनी इसकी वजह से यहाँ पर नहीं आएगी, जिससे कि हम इसको क्या कह देंगे, एक ये वृष्टि छाया क्षेत्र है। क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र है। अब देखिए एक बात तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। अब देखिए काराकोरम श्रेणी हमने देख लिया है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको शैडो रेन भी कहते हैं या रेन शैडो भी कहते हैं, मतलब कि वर्षा अगर बृहद हिमालय में हो रही है तो वो क्या करेगी, अगर वर्षा अगर उस साइड जाने की कोशिश कर रही है, वर्षा अगर कुछ चढ़ी, अगर वर्षा जा रही है उस साइड, तो उधर बहुत कम ही मात्रा में क्या हो पाती है, वर्षा हो पाती है, जिससे कि इसको शैडो रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शैडो रेन भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसमें जो हमारी और भी श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय में हमको और भी श्रेणियां देखने को मिलेंगी। पहले तो हमने क्या किसकी बात कर ली, काराकोरम श्रेणी की बात कर ली, काराकोरम की बात कर ली। अब हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी, काराकोरम के बाद हमको लद्दाख देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, लद्दाख देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी।
क्या देखने को मिलेगी, लद्दाख देखने को मिलेगी। और लद्दाख के बाद यहाँ पर श्रेणी मत लिखिए, देखिए लद्दाख श्रेणी आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं लिख दिया तो यहाँ पर जगह कम हो जाएगी। अब देखिए लद्दाख यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। लद्दाख के आप इधर देखेंगे, लद्दाख के आप पूर्व साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी क्या देखने को मिलेगी, कैलाश श्रेणी देखने को मिलेगी। और कैलाश के नीचे यहाँ पर आपका कैलाश हो गया, और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जास्कर। क्या देखने को मिलेगी, जास्कर श्रेणी देखने को मिलती है। समझ में आया। पहली आपकी ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए जास्कर श्रेणी, फिर से मैं इसको अगर एक जगह पर बता रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए ये पहली क्या हो जाएगी, पहली आपकी हो जाएगी काराकोरम। और दूसरी आपकी श्रेणी हो जाएगी जो होगी वो आपकी हो जाएगी लद्दाख हो जाएगी, जिसको हम एल से दिखा रहे हैं, लद्दाख। और उसके बाद लद्दाख के इधर देखने को मिलेगी आपको कैलाश, जिसको हम का से दिखा रहे हैं कैलाश। यहाँ पर मैं कैलाश लिखे दे रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ, कैलाश। और उसके बाद फिर इसी के नीचे आपको देखने को मिलेगी जास्कर श्रेणी। क्या देखने को मिलेगी, जास्कर श्रेणी। तो ये आपकी श्रेणियाँ किसकी हैं बालक, ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ कही जाती हैं, कहलाती हैं। समझ में आया, इतनी बात समझ में आई। किसकी श्रेणियाँ हैं ये, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर, ये आपकी श्रेणियां हैं जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ट्रांस हिमालय में देखने को मिलती हैं। समझ में आ गया। ये आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, ट्रांस हिमालय में देखने को मिलती हैं। अब देखिए यहाँ और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ कि यहाँ पर जो हमारा लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी की सबसे उच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी जिसको है, लद्दाख श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है राकापोशी। ध्यान रखना क्या है, राकापोशी। राकापोशी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि राकापोशी किस श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी है। समझ में आया। तो राकापोशी लद्दाख श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी है। अब देखिए लद्दाख श्रेणी है बालक, लद्दाख श्रेणी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, अब देखिए लद्दाख श्रेणी यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भाई साहब लद्दाख जो है ये एक श्योक नदी और इंडस वैली को क्या करती है, अलग करती है। श्योक नदी और इंडस वैली को क्या करती है, अलग करती है। सिंधु नदी और श्योक नदी को क्या करती है, अलग करती है। ये क्या करती है, लद्दाख श्रेणी अलग करती है। अब समझिए कहाँ कैसे अलग करती है। मान लीजिए ये लद्दाख श्रेणी है, क्या है ये, लद्दाख श्रेणी है। अब लद्दाख श्रेणी के इस साइड से क्या गुजरती है, इस साइड से आपको श्योक नदी देखने को मिलेगी और इस साइड से आपको क्या देखने को मिलेगी, इंडस वैली, मतलब कि आपको देखने को मिलेगी सिंधु नदी यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी बालक, श्योक, और इधर क्या देखने को मिलेगी, इंडस। तो लद्दाख श्रेणी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। लद्दाख श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सर्वोच्च जो हमारी चोटी है वो है राकापोशी। और लद्दाख श्रेणी श्योक नदी और इंडस वैली को क्या करती है, अलग करने का भी कार्य करती है। क्या करती है, अलग करने का भी कार्य करती है। यहाँ तक एक सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। जास्कर भी मैंने बता दिया। जास्कर इसके क्या है, यहाँ पर लिखेंगे कि लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया। उत्तर दक्षिण से कभी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, जिससे कि आप यहाँ पर लिखेंगे कि काराकोरम के एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी देखने को मिलती है। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी देखने को मिलती है। अब अगर काराकोरम की अगर लद्दाख श्रेणी देखने को मिली तो लद्दाख श्रेणी के पूर्व में
लद्दाख श्रेणी के पूर्व में क्या देखने को मिलती है, कैलाश पर्वत देखने को मिलता है। कैलाश पर्वत में अभी तक बालक विवाद चल रहा था, जिससे कि चीन द्वारा वहाँ पर क्या कर लिया गया था, वहाँ पर चीन द्वारा नहीं जाने दिया जाता था। जो भी भारत के श्रद्धालुओं के लिए था वहाँ पर नहीं जाने दिया जाता था, जिससे कि अब अभी के तौर पर अभी देखें तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर क्या कर दिया गया, वहाँ से फिर से जाना शुरू हो गया। मतलब कि अब फिर से दर्शन करने दे रहे हैं, मतलब चीन वाले, मतलब वहाँ से अपने सैनिक चीन वालों ने हटा लिया है। समझ में आया। अब देखिए क्या है, लद्दाख श्रेणी के पूर्व में क्या लद्दाख श्रेणी के पूर्व में कैलाश श्रेणी देखने को मिलती है। जास्कर जो है वो लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में हमको कौन सी श्रेणी देखने को मिलती है, जास्कर श्रेणी देखने को मिलती है, जिसमें आपका बारालाचाला दर्रा भी यहाँ पर स्थित है। कौन सा दर्रा, बारालाचाला दर्रा भी स्थित है। लिख लेंगे आप, बारालाचाला दर्रा भी हमको जास्कर श्रेणी में देखने को मिलता है। बारालाचाला दर्रा जो है हिमालय के मनाली से लद्दाख, हिमालय के मनाली से लिखेंगे, ये दर्रा हिमालय के मनाली से लद्दाख के लेह से जाने का रास्ता देता है। क्या देता है, लेह तक जाता है। कहाँ से, मनाली के लद्दाख के लेह तक ये रास्ता जाता है। समझ में आ गया, बारालाचाला दर्रा समझ में आया क्या है, जास्कर श्रेणी। इतना आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। ये है आपका ट्रांस हिमालय, मतलब ट्रांस हिमालय में इतनी ही चीज़ें हैं। इसको आप अपने पॉइंट में लिखते जाइएगा कि इसको इस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मैंने समझा दिया है कि सर्वोच्च शिखर कौन सी है, K2 यहीं पर स्थित है। ठीक है, मैंने एक डायग्राम से मैंने यहाँ पर बताया कि आपको एक स्थिति भी पता चल जाए कि भारत के इस जगह पर ये चीज़ स्थित है। समझ में आया, इसलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बताया, जिससे कि आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो यहाँ पर लिखने की कोई बात ही नहीं है। इसमें बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बालक, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे। जब आप ज्योग्राफी पढ़ने आएँ तो आप ये दिमाग में सोचें कि हमको कितना ज़्यादा डायग्राम से, जो टीचर आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा है वो आपको बेहतर से बेहतर समझा देगा। समझ में आया। और आप डायग्राम से जब आप समझेंगे तो आपको स्थिति भी पता चलेगी, क्योंकि ज्योग्राफी आपको देखेंगे, आप यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको ज्योग्राफी सामने से नज़र आने लगेगी कि हाँ यार यहाँ पर ये चीज़ स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ स्थित है। तो यहाँ पर आपको मैंने पॉइंट के लिखवाने के बजाय मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया एक डायग्राम से कि ये चीज़ यहाँ पर स्थित है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक ये डायग्राम भी आप अपने कॉपी में बना लेंगे एक साइड में, और एक साइड में ये चीज़ लिख भी लेंगे। समझ में आया। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं बालक, क्योंकि आपको देखने को मिलता है K2 सबसे सर्वोच्च चोटी है यहाँ की, और आप इसको अपने से लिख भी सकते हैं। जब समझ में आ जाएगा तो आप इसको लिख भी सकते हैं। समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ट्रांस हिमालय यहीं तक है। ट्रांस हिमालय में यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये आपको अगर आप CGL, CHSL, UP PCS का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप यहाँ पर UPSC का आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर वहाँ पर ट्रांस हिमालय दे दिया गया है तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा निचोड़ आपको ट्रांस हिमालय का बता दिया है। समझ में आया, पूरा निचोड़ मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। तो जो भी बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जा करके क्या कर लें, पिछली क्लास भी देख लें और वहाँ पर समझ लें। तो ऐसे ही आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी और पर डे आपको मिलती रहेगी। बस आप जुड़े रहिए और चैनल पर जुड़ जाइए। जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं। और जो भी डाउट है आप वहाँ पर कमेंट में करिए, जो भी दिक्कत है मैं उसको आपको क्लास में आकर के एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहना। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, जय हिंद।